तो आज शुरू हो रही है संख्या पद्धति से हमारी गणित। तो आज का पहला अध्याय है संख्या पद्धति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो अंक होते हैं और संख्याएं, वो उनमें क्या अंतर होता है, आइए इसे समझते हैं। अंक जो होते हैं वो कुल 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के अंक होते हैं जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। और इन 10 प्रकार के अंकों से मिलकर ही संख्याओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो अंक 10 प्रकार के होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और संख्या इन्हीं अंकों से बनती है। चलिए आपको हम बताते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं को उनकी प्रकृति के आधार पर कई प्रकार में बांटा गया है, समझते हैं। जिसे प्राकृतिक संख्याएं, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है आपसे पीयूपी टेट वगैरह में, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक जितनी भी गिनती वाली संख्याएं हैं सबको प्राकृतिक संख्या में ही रखा जाता है, ठीक है। और देखिएगा, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपकी प्राकृतिक संख्या थी उसमें देखिए 1 से शुरू था, 1, 2, 3, 4, इसमें 0 नहीं था, ठीक है। इसमें 0 नहीं था। जब इसमें 0 शामिल कर लेंगे तो ये हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या, ठीक है। अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ऐसे आगे तक संख्याएं हैं सब, तो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। और यही देखिए, अगर माइनस के साथ है, जैसे -3, 4, 5 या -8, 9, 10 भी, 0, 1, 2, 3 सभी को लेते हुए, यानी माइनस भी, 0 भी और 1 भी, ये सभी जो है पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती है, ठीक है। पूर्णांक संख्या जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगर बिना शून्य के गिनती वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें कहेंगे हम प्राकृतिक संख्या, और शून्य से लेकर गिनती वाली जो संख्याएं हैं धनात्मक, उन्हें कहेंगे पूर्ण संख्या, और ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक को लेते हुए जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। देखिएगा, इसके आगे परिमेय संख्या। अब समझिएगा, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिन्हें आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये संख्या होती है आपकी परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्या वही संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर लिखी जाती हैं, और रूट के अंदर जैसे 2, √2, √3, √5, √7 इस तरह से। हाँ, रूट के अंदर जो ये संख्याएं रहेंगी वो अभाज्य रहेंगी। क्या रहेंगी? अभाज्य। ये अभाज्य क्या होता है अभी आपको वो भी बताएंगे हम। ये संख्याएं, अगर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग बन सकती है, जैसे रूट के अंदर मान लो 16 है, तो इसका मान होगा 4, तो ये अपरिमेय न होके ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या वो है जो रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो, तो वो अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग है कोई संख्या, तो वो परिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। इतनी सब बातें आप सब समझ लिए होंगे। चलिए आगे हम आपके और देखिएगा, सम संख्या वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो सब सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्याएं हैं, ठीक। और विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, ठीक है, उन्हें आप कहेंगे विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, और विषम संख्या वो जो 2 से विभाजित न हो। अब देखिएगा अभाज्य संख्या के बारे में। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनफल होते हैं। अब 2 गुणनफल का मतलब होता है क्या? वो संख्या जो सिर्फ 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं, ठीक है, खुद ही संख्या से विभाजित हो या फिर 1 से ही विभाजित हो, तो उन्हें कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या क्या है? 3, 5, 7, 11, 13, ये सब संख्याएं कैसी हैं? ये सब है अभाज्य संख्या। ये या तो 1 से विभाजित होंगी या स्वयं इसी अंक से।
इसके अलावा ये और किसी से विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्या आपको बताया जिनके दो गुणनफल हो, और भाज्य संख्या जिनके दो से अधिक हो, जैसे वो एक से भी विभाजित हो, खुद से भी और किसी और भी अंक से, जैसे 4, 6, 8, 10। अब ये सब है, जैसे 4 ये एक से भी विभाजित होगा, 4 से भी और 2 से भी, ठीक। 6 ये 3 से भी विभाजित होगा, 2 से भी, खुद से भी, 1 से भी। तो जिसके 2 से अधिक गुणनफल हो वे संख्याएं भाज्य होती हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, आगे हम देखते हैं कि विभाज्यता के कुछ नियम, ठीक है। जैसे आपको गणना थोड़ी तेज करनी हो तो आपको ये पता रहेगा, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। अब देखेंगे कोई संख्या है जिसके अंत में, मतलब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये सब है उसके इकाई के अंक में, तो ये क्लियर है कि वो 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब अंक हैं, तो इसका अर्थ है कि वो 2 से विभाजित होगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या है, ये इसके इकाई में 8 है, तो ये 2 से विभाजित होगा, ठीक। जैसे कि संख्या है, तो ये भी 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसके इकाई के अंक में 6 है। ये बात समझ में आई। चलिए अब देखिए 3 से विभाजित होने के लिए, अगर किसी संख्या में मान लीजिए कि उस संख्या में अंकों का योग संख्या के अंकों का योग अगर मान लीजिए 3 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये संख्या है मान लीजिए 1692, तो इसका अगर अंक हम जोड़ेंगे तो ये होगा 6, 1, 7, 7, 9, 16, 2, 18। ये 18 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। समझ में आया। किसी भी संख्या में अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो मतलब वो संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगर किसी भी संख्या के अंतिम के दो अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं, ठीक है। अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे कि इस संख्या में अंतिम है 36, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा, तो मतलब ये संख्या पूरी जो है 4 से विभाजित होगी, ठीक है। समझ में आया। ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होते हों, वो संख्या जो है 4 से विभाजित होगी, ठीक है। अंतिम के 2 अंक यानी इकाई और दहाई के अंक मिला के अगर ये जैसे 24 हो रहा है, अगर 24 4 से विभाजित हो रहा है तो मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा 5 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है। 5 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के इकाई में अगर 0 या 5 है, ठीक है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसकी अगर इकाई में 0 है या फिर संख्या के इकाई में 5 है, ठीक है। अगर 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। समझ में आया। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 आ रहा है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि सम स्थान में जो संख्याएं हैं वो और माइनस विषम संख्याओं में जो स्थान है, अगर उन दोनों को घटाया जाए तो उसका योग, मतलब उन लोगों को घटाने पर 0 आए, यानी सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं पे जो अंक है उनका योग अगर बराबर हो, समान, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी समझिए अगर कोई संख्या है, जैसे मानिए वो संख्या ये है, तो इसमें सम स्थान पे जैसे दूसरे, चौथे, छठवें स्थान पे है 3 + 1 + 5, ठीक है। इसे जो सम स्थान पे संख्या है उसका योग कर रहे हैं 1 पहले पे, और तीसरे पे 6, 5वें पे 0
उसके बाद 7वें पे 2। अब ये दोनों अगर हम देख रहे हैं तो ये 3 1 4 5 4 9 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 6 1 7 7 0 0 हो गया, 7 2 9, यानी ये दोनों बराबर है। तो ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपको इतना पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसी आधार पे हम संख्या पद्धति के जो प्रश्न हैं उनको करेंगे और जितनी भी बातें बताई गई हैं आपको समझ में आ गई होगी, या एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। देखिएगा, अंक 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, इन्हीं के द्वारा संख्याएं बनती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अगर इस प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या, और अगर इसे ऋणात्मक लेते हुए 0 और धनात्मक पूरी संख्या ली जाए तो वो हो जाएगी आपकी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, और इसके आगे परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न या दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, वे सब संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। और परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो करणी में लिखी जाती हो और जो रूट के अंदर होगा वो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल होता है, तो वो सब अपरिमेय संख्या होती हैं। याद रखिएगा, अगर जो है रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिएगा, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से विभक्त न होती हो पूर्णतः, वो सब विषम संख्याएं हैं, जैसे 3 5 7 9 11 और आगे सभी। और सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, वो सभी हैं सम संख्याएं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनफल होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ 2 गुणनफल होते हैं। एक या तो वो 1 से विभाजित होंगी या तो स्वयं से ही, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं होती, वो होती हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनफल होते हैं, यानी वो 1 से भी विभाजित होंगी और खुद से भी विभाजित होंगी, इसके अलावा भी वो किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होंगी। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली वे संख्याएं हैं जिनमें इकाई का अंक जो है 0 2 4 6 8 ये जुड़ा हुआ इकाई के अंक में, वे संख्याएं सभी 2 से विभाजित होती हैं। 3 से विभाजित होने वाली वे संख्याएं हैं जिनमें संख्याओं में जो अंक हैं उन अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वे संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। ठीक है, इसके अलावा 4 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंत में यानी इकाई में 5 या 0 है तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, 11 से विभाजित होने के लिए जरूरी है कि उस संख्या में सम स्थान पे अंकों का योग और विषम स्थान पे अंकों का योग समान हो। ठीक है, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है।